बरसी है मुझ पे मेहर आसमानी, मोहब्बत का देखो असर आसमानी। पहला गाना है किसी ओटीटी सीरीज का, जो कि चार्ट में नंबर 1 पे है। पापा मेरी जान पे, उस पे हमने बहुत वक्त बिताया साथ में। वो गाना फिल्म में कई जगह आना था। 13 अंतरे लिखे थे, जिसमें से हमने चुन के फिर 4 अंतरे फाइनल किए। सिचुएशंस बहुत कम हो गए हैं। बच्चों के गाने कितने कम हो गए हैं। जैसे पिछले साल मैंने एक फिल्म के लिए गाना लिखा था, मलयालम फिल्म थी। उसमें एक गाना था जिसमें कि बॉम्बे सिटी को डेडिकेट करता हुआ एक गाना था। बॉम्बे की बारिश को लेकर के अगर कुछ मैं गाना, क्या लाइनें लिख सकता हूँ। अभी जहां बारिश बोएंगे, कभी वहां बादल आएंगे। राज शेखर, वेलकम टू CNN News 18। थैंक यू सर। राज, आपके दो नए गाने फ्रॉम द सीरीज मिसमैच 3 आर मेकिंग वेव्स। इश्क है इज अ कवाली दैट वाज ऑन नंबर 2 ऑन स्पॉटिफाई। कितना सरप्राइजिंग था आपके लिए टू सी दिस सॉन्ग क्लाइंबिंग द चार्ट्स? और क्या इतनी उम्मीद थी इस गाने से, इसकी सफलता से? सर, थैंक यू सो मच। एक मैं करेक्ट करूंगा आपको। सो इट्स ऑन नंबर 1 राइट नाउ इन इंडिया। कल कल एंड तक नंबर 2 पे था शायद। शायद, पता नहीं मुझे, आपने कौन सा वो देखा मुझे याद नहीं है, बट अभी नंबर 1 है। ओके। और जी, और लगभग पिछले लगभग ऑलमोस्ट अ वीक से ये है। और ग्लोबल वायरल में भी नंबर 1 है। और नहीं, अब 2 आ गया है। यू राइट। एंड बहुत खुशी है हमें इस बात की, कि यहाँ पे है गाना। और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ तक गाना पहुंचेगा। मतलब दिल में एक उम्मीद थी कि अच्छा कुछ होगा, बट इतनी जल्दी शायद, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पहला गाना है किसी ओटीटी सीरीज का, जो कि चार्ट में नंबर 1 पे है। तो बहुत खुश हूँ। हम सब लोग बहुत खुश हैं, पूरी टीम बहुत खुश है। और मिसमैच सीजन 3 को भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो वी आर रियली हैप्पी। नो, ये एक कवाली है। जी। आज हम वी डोंट हियर मेनी कवाली इन फिल्म्स और इन द सीरीज फॉर इंस्टेंस। आई थिंक देयर वाज वन व्हिच वाज इन जुबली। क्या आपको लगता है, क्या हमारी ऑडियंसेस और फिल्म मेकर्स को नहीं पसंद है ये जॉनर? क्या ये भूल चुके हैं, या फिल्म मेकर्स डोंट फाइंड सुटेबल सिचुएशंस इन देयर स्टोरीज फॉर कवालीज? क्या क्या आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर। दरअसल कई बार ना हम अज्यूम करते हैं कि ऑडियंस को ये बात समझ में नहीं आएगी, या ऑडियंस को ये फॉर्म नहीं समझ में आएगा। और अगर मैं इस मैच की ही बात करूं, तो पिछले सीजन में हमारी एक गजल या नज्म कह सकते हैं उसे, ऐसे क्यों, जो कि रेखा भारद्वाज जी की आवाज में और अनुराग सैकिया का म्यूजिक था उसमें, वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने। और इस बार ये कव्वाली कव्वाली इन्फ्यूज विथ ठुमरी, जो कि बिल्कुल राग बेस्ड है। और बहुत ही एक इंडियन फॉर्म है। सो मुझे लगता है कि हमें शायद एक बार वो एजम्पशंस को दूर करके, हमें बहुत दिल से, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ऑडियंस को एक रिस्पेक्ट देते हुए, कि यार हम उनको ये ना समझे कि वो नहीं समझ पाएंगे, वो सब समझते हैं। और मेरे लिए किसी भी, मतलब पिछले साल भी एनिमल के गाने चार्ट्स में रहे लगातार, मतलब हफ्तों तक वो चार्ट्स में थे हमारे गाने। पर इस तरह का जब कुछ एक ऐसा फॉर्म जो कि हम समझते हैं कि लोग उस तरीके से रिसीव नहीं करेंगे, और वो इतना अच्छा उसको रिस्पांस मिलता है, तो खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है। क्योंकि लगता है कि हमने एक रिस्क लिया। जो मेकर्स है, जो म्यूजिक टीम है, उन्होंने, हमने जो रास्ता चल रहा है, और खास तौर पे ये सीरीज अगर देखें, तो ये एकदम
जिसको मॉडर्न जनरेशन का कह सकते हैं, आप जेंजी बोलते हैं जिनको, उनके उनके लिए ये सीरीज है। उसके बावजूद भी इसमें गजल या कव्वाली तरह की चीजें ला पाना, ये मन में तो एक वो रहता है कि हम रिस्क ले रहे हैं, पर हम अपनी ऑडियंस को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनसे दिल से बात करें, दिल से दिल की बात करें, तो वो बात पहुंच जाती है। आपने बात की आपके दूसरे गाने फ्रॉम द मिसमैच थ्री, ऐसा क्यों, जिसे गाया है रेखा भारद्वाज ने। क्या आप इमेजिन करते हैं या डिसाइड करते हैं लिखते समय कि इस गाने के लिए कौन सा सिंगर सूटेबल होगा? आ, मतलब ये मेरी सिर्फ एक अकेले की चॉइस नहीं होती है। ज्यादातर बार टीम ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर, जिसमें कई बार मैं भी पार्ट होता हूँ उसका, और डायरेक्टर, कि उनको क्या गाना बनते बनते ना, पहले तो नहीं सोच के जाते कि ये ऐसा करना है, पर गाना बनते बनते अपने आप में एक वो जब वो शेप ले रहा होता है, तब समझ में आने लगता है किस तरह की आवाज हम इमेजिन कर सकते हैं, किस तरह की आवाज के साथ वो गाना जो है वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा और ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। और ऑडियंस को किस हिसाब से वो एक एक इमेजिनेशन होता है कि अच्छा, इस टेक्सचर के साथ अगर ये ऑडियंस के पास जाए तो ऐसा लग सकता है। तो देन आप दो लाइनें रिसाइड करना चाहेंगे आपके इस गाने की फ्रॉम मिसमैच थ्री, इश्क है से। इश्क है से गाने बहुत अलग अलग टुकड़ों में है, तो मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ कि बरसी है मुझ पे मेहर आसमानी, बरसी है मुझ पे मेहर आसमानी, मोहब्बत का देखो असर आसमानी, पैरों के नीचे जमीन उड़ रही है इश्क में हर सफर आसमानी। तो बेसिकली मोहब्बत को और इश्क को और प्रेम को, ईश्वर को पाने का एक रास्ता बताया गया है। वो सूफियों के यहाँ भी है, और हमारे यहाँ भी जो हिंदी काव्य परंपरा में भी जो प्रेम मार्गी कवि है, उन्होंने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता बताया है। और उसी रास्ते पर मतलब मैंने कोशिश की कि वहीं से उन जो हमारे पूर्वज कवि हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं पोएट, उनके दिखाए हुए रास्ते पर मैं कुछ चलूं। और ये वही है कि है इश्क में हर सफर आसमानी, वो वहीं तक पहुंचने का रास्ता है। सो इश्क की बात हो रही है तो एज ए लिरिसिस्ट, अपार्ट फ्रॉम द लव सॉन्ग्स, विच आर द अदर जॉनर्स ऑफ म्यूजिक जो आपको लिखना पसंद है? आ, देखिए, एक फिल्म में लिखते हुए मजे की बात यह होती है कि किरदार जो लिखवाता है हम वो लिखते हैं। तो आ, कभी वो लव सॉन्ग के अलावा, जैसे आ, एक फिल्म थी हमारी सांड की आंख, अब उसमें एक भी लव सॉन्ग नहीं है। एक तरीके से लव सॉन्ग है, पर वो सेल्फ लव का है, कि और अपने देश से प्यार का गाना है। आ, एक तुम्बाड में जैसे हमने लिखा, तो तुम्बाड में वो बिल्कुल एक अपने हिस्ट्री को तलाशने का एक गाना था। आ, जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में जब हमने लिखा, तो हमें उसमें आ, अपने जो गोल्स हैं और जिंदगी वो कहाँ ले जा रही है, इसके ऊपर वो गीत था। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फिल्मों के किरदारों के जरिए इतनी अलग जिंदगियों को जीने का एक मौका मिलता है हमें। और जैसे पिछले मतलब हमारा वो गाना, पहले भी मैं तो एक लव सॉन्ग है, बट पापा मेरी जान जो है, वो भी दरअसल अगर कहें तो एक लव सॉन्ग है, बट अ लव लेटर टू योर फादर।
मैं ये कहूंगा। मैं ये पूछना चाहता था कि क्यों हमारी फिल्म, या फिल्मों तो चलो दे सर्व टू द स्टोरी, बट इन द नॉन फिल्म स्पेस ऑल्सो क्या ऑब्सेशन है लव जॉनर से, लव, ये इमोशन लव से है, कि विदाउट लव सॉन्ग के अलावा बाकी और भी बहुत टाइप के गाने हैं जो हमको सुनने को आज नहीं मिलते। जैसे फॉर इंस्टेंस जुबली में हमने सुना था कि दिल जहां पे ले चला, वेयर हीरोज एक्चुअली हैविंग फन, और यहाँ हम कहीं जा रहे हैं, या कोई हॉलीडे का गाना हो, या ललाबाय हो, या बच्चों के गाने हो, या मौसम के गाने, या चंद्रमा के बारे, नेचर के बारे में, आज वो गाने हमें सुनने को नहीं मिलते। तो क्या एज ए लिरिसिस्ट आपका मन करता है टू राइट सॉन्ग्स विच आर अपार्ट फ्रॉम से लव सॉन्ग्स? डेफिनेटली लव सॉन्ग लिखने का एक अलग मजा है, क्योंकि बहुत एक यूनिवर्सल, एक ऐसी चीज है जो कि हर दिल धड़कता है उसके कारण। तो डेफिनेटली वो एक लव सॉन्ग लिखने का एक अलग मजा है, नशा है। जहाँ जहाँ तक आपने बात कही, बिल्कुल सिचुएशंस बहुत कम हो गए हैं। बच्चों के गाने कितने कम हो गए हैं। और जैसे मैं तो अभी अनुराग से बात, फेस्टिवल्स नहीं है, फेस्टिवल्स के गाने नहीं आते। गर्ल्स के गाने कम हो गए हैं। दरअसल फिल्मों की अगर बात करूं तो वो सिचुएशन, जो सिचुएशंस आते हैं उसमें ही हम कोशिश करते हैं कि हम लिखें। जैसे पिछले साल मैंने एक फिल्म के लिए गाना लिखा था, मलयालम फिल्म थी। फाद फासिल उसमें एक्टर थे, और अखिल सत्यन डायरेक्टर हैं उसके। तो वो, उसमें एक गाना था जिसमें कि बॉम्बे सिटी को डेडिकेट करता हुआ एक गाना था। नाइस। तो अब यह है बॉम्बे मेरी जान से बेहतर गाना क्या हो सकता है। पर मुझे लगा कि अगर आज के दिन मुझे लिखना हो तो मैं बॉम्बे को के लिए क्या लिखूंगा। तो मैंने उसमें लिखा था कि चलते रहो यूं ही चलते रहो, आ, गिरते रहो पर संभलते रहो, पश्चिम है तेरा तो पूरब भी है, पश्चिम है तेरा तो पूरब भी है, ढलते रहो पर निकलते रहो। और बॉम्बे में जब जिन दिनों मैं गाना लिख रहा था तो बहुत बारिश हो रही थी। तो मुझे लगा कि बॉम्बे की बारिश को लेकर के अगर कुछ मैं गाना, क्या लाइनें लिख सकता हूँ। तो मैं वहां पे मैंने कोशिश की कि ये दो लाइन में कह रहा हूँ, दो पंक्ति आप सुनिएगा कि अभी जहां बारिश बोएंगे कभी वहां बादल आएंगे। नाइस। सो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के है ये, नाइस। कि अभी जहां बारिश बोएंगे कभी वहां बादल आएंगे। जगी जगी आंखों में सपने जो है एक ना एक दिन सच होंगे। ये शहर है वो अजूबा, जो भी डूबा जो भी डूबा जो भी डूबा है वो पार। चलते रहो यूं ही चलते रहो, गिरते रहो पर संभलते रहो, पश्चिम है तेरा तो पूरब भी है, ढलते रहो पर निकलते रहो। तो हम तो मौका तलाशते हैं कि और भी सिचुएशन आए, और भी तरह की चीजें लिखने को मौका मिले। आ, मैंने बच्चों के लिए भी लिखा। मैं चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए काफी कुछ लिखता रहता हूँ, और मैगजीन्स के लिए और कुछ पोएम्स के लिए, उनके पोइट्री बुक के लिए। तो वो एक पार्ट है जो कि मेरा। पर हाँ, मैं, आपने बिल्कुल सही बात कही, मैंने बहुत दिनों से कोई लोरी नहीं सुनी है फिल्मों में। मैंने भजन नहीं सुना। वेरी नाइस, या यू। मेरा मन है कि मैं किसी फिल्म के लिए भजन लिखूं, किसी फिल्म के लिए मैं लोरी लिखूं। एक लोरी तुम्बाड़ में मैंने लिखी थी, बट समहाउ एडिट पर वो लोरी नहीं रही वहां पे। बट मेरा मन है कि मैं कभी लोरी लिखूं। सो यू नो, लव सॉन्ग्स की बात हो रही है, तो आज माई पैड और योर्स हनी, द ग्रामर ऑफ लव हैज चेंज, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव ऑल्सो हैज चेंज। क्या आप मानते हैं कि जो लव की परिभाषा है हमारी फिल्मों में वो भी चेंज हो गई है? देखिए, अ, परिभाषाएं मतलब हम हमारे यहाँ ना, एक बचपन में
उसको जब खेत कटते थे, जब धान की फसल हम लोग खेत से घर लाते थे, और क्योंकि उस वक्त किसानों के पास पैसा होता था, धान क्योंकि नया नया धान होता था, तो उनके पास पैसा होता था, तो उस पे साइकिल पे ना एक आदमी वो कुछ बेचने आता था। ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे गुलाब छड़ी। ठीक है, वो गुलाबी गुलाबी सा होता था। हमें बाद में जब हम दिल्ली आए पढ़ने के लिए, तो हमको बताया गया कि इसको कुछ लोग बुढ़िया के बाल कहते हैं, और कुछ लोग इसको कैंडी फ्लॉस कहते हैं। चीज वही है, जगह और वक्त के हिसाब से नाम अलग है उसका, परिभाषाएं अलग है। मोहब्बत तो वही है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीजें बदलती हैं। और मुझे लगता है कि वो जो एक एटर्नल फीलिंग है, जब आपकी आंखों में किसी का इंतजार रहता है, जब आप सुबह उठ के सबसे पहले किसी का चेहरा देखना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, या आप दूर कहीं जाते हैं और आपके मन में एक कोई शख्स या कोई एक इंसान, आप उसको अपने साथ लिए चलते हैं हर जगह। हम कितनी भी परिभाषाएं बदल ले, चीजें आसपास, इसी के आसपास रहती हैं। जिस जिस इंसान को देख के आपके मन में बहुत हलचल हो, और साथ में उसी को देख के एक सुकून भी है, एक शांति भी है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत एटर्नल है। हम आ, बदलते वक्त के साथ शब्दावली हमारी बदलती है, एक्सप्रेशन का तरीका बदलता है। पहले चिट्ठी लिखते थे लोग, और अब हम वो ब्लू टिक का इंतजार करते हैं कि सामने वाले ने मैसेज पढ़ा है कि नहीं। तो ना डेफिनेटली एक सब कुछ में एक अर्जेंसी तो आ ही गई है। हम पहले चिट्ठियां लिखते थे और इंतजार करते रहते थे कि चिट्ठी, ये भी नहीं पता था कि चिट्ठी पहुंची है नहीं पहुंची है, सही हाथों में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। फिर अगर चिट्ठी, फिर हम अंदाजा लगा, अच्छा 6 दिन 7 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी, फिर उसको सोचने में वक्त लगेगा, और फिर वो जवाब लिखा जाएगा, फिर चिट्ठी आएगी। अब डाकिए पे, मौसम पे, डाक खानों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि वो हम तक पहुंचाए कब। तो एक इंतजार में भी एक सुकून था। अभी इस फौरन पहुंचने वाले मैसेज के बाद भी एक बेचैनी है। तो डेफिनेटली सिचुएशन बदली है, चीजें बदली हैं, बट कहीं ना कहीं कोर में तो वही दिल है जो धड़कता है। Now you have a successful working equation with एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। क्या अपडेट है फिल्म के सीक्वल एनिमल पार्क के म्यूजिक के बारे में? क्या उम्मीद कर सकती है ऑडियंस फिल्म? मुझे एनिमल पार्क के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। मुझे हाल में एक अवार्ड मिला था, जिसमें कि हम लोग एक अवार्ड फंक्शन में हम लोग साथ भी थे, अबू धाबी में। और फिर हाल में मुझे एक अवार्ड मिला एनिमल के लिए, तो मैंने उनको तस्वीरें भेजी और उनको बधाइयाँ भेजी, और थैंक यू लिखा। तो उनका जवाब आया था कि वेरी सून वी आर मीटिंग, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और मिलते हैं हम लोग, और कुछ 2-3 सिचुएशन है जिसके बारे में मुझे आपसे, 2-3 नहीं, मैंने कहा कुछ सिचुएशन है जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है, आपसे बात करनी है। और मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने नहीं पूछा कि वो एनिमल पार्क के लिए है, स्पिरिट के लिए है, क्या है। मैंने बिल्कुल ये सवाल नहीं किया। अब देखते हैं वो कब आते हैं और कब बात होती है। पर कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म के म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस? बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होता है और इंटरफेरेंस नहीं होता। दो गाने बिल्कुल अलग। पहले भी मैं पहले भी मैं का पूरा हिसाब किताब 7 दिन का था। मतलब 7 दिन में वो गाना, हम जो गाना आप सुन रहे हैं वो पहले
इंसेप्शन से लेके जो फाइनल गाना है वो 7 दिन का मामला है, उसमें कोई भी तब्दीली, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। उनको लगा कि कोर में ये गाना सही है, जो वो कहना चाह रहे हैं, जहाँ स्क्रीन प्ले पे है, जो जहाँ रणविजय और जोया का किरदार है वहां पे बहुत सही जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ नहीं कि ये वर्ड बदल दो, ये ऐसा कर दो, कुछ भी नहीं। हाँ, सुनते थे, और उसमें उनका आदत था कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके लिए। जो दूसरा गाना है पापा मेरी जान पे, उस पे हमने बहुत वक्त बिताया साथ में, क्योंकि वो मेरे लिए पापा को लेके गाना था। एक तो वो गाना फिल्म में कई जगह आना था, और बहुत ही, एक तरफ तो बहुत यूनिवर्सल था, अपने फादर को डेडिकेटेड गाना था, बट साथ में फिल्म में कहाँ पे आ रहा है, वहां पे कौन सा स्टैंजा उसका होगा, उस चीज को लेके हमने बहुत, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 13 अंतरे लिखे थे, जिसमें से हमने चुन के फिर 4 अंतरे फाइनल किए। पर उसमें भी उनका ये नहीं था कि ये बदल दो, ये कर दो। वो कई बार ब्रीफ करते थे कि मैं यहाँ ले जा रहा हूँ अभी स्क्रीन प्ले को, ये होगी, ये बातें होंगी, हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो ऐसे तो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना है, क्योंकि एक ऐसे बेटे का एक्सप्रेशन है वो, जो कि अपने फादर से नाराज भी है, पर प्यार भी करता है। उसको उम्मीद भी है, और बहुत लंबी नाउम्मीदी भी है, और साथ में बहुत ही रिस्पेक्ट भी है, पर शिकायतें भी है। तो इन सारी चीजों को मिला करके कैसे उसको हम करते हैं, इसके लिए था। Well, with that, I want to thank you for talking to me. थैंक यू। All the best for Spirit, आपकी next film. आई डोंट नो क्या होगा। But नेक्स्ट फिल्म तो देवा आ रही है वेरी सुन। so looking forward to Deva and to Spirit and all your future projects, Raj. थैंक यू Thank सर। you so much for talking to me and all.